तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो लेक्चर होगा वो एमसीक्यू के रिगार्डिंग होगा कि आने वाले एग्जाम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू है जो आपको बोर्ड एग्जाम में करके जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है सोल्यूशन। इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा है एमसीक्यू में, क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन वैल्यू इज चेंज विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ कौन सा वेरी करेगा। तो जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है कंसंट्रेशन टर्म में, वो सब टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। तो नॉर्मलिटी भी वेरी करेगा, मोलरिटी भी वेरी करेगा, कंसंट्रेशन परसेंटेज वी बाई वी है। तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो आपका डी आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे। और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा मोलेलिटी होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो गया और पीपीएम हो गया। ये सब ऐसे हैं जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या दिया है, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन पेट्रोल। पेट्रोल किस टाइप का सोल्यूशन है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप है और इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में। इसका आंसर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम व्हेन 2 into 10 के पावर -6 ग्राम CO2 इज डिसॉल्व इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने पीपीएम पढ़ा होगा, पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट का वेट होगा डिवाइड में यहाँ पर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा और इंटू 10 के पावर 6 होता है ना। ये पीपीएम बाई वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वेट दिया है 2 into 10 के पावर -6 डिवाइड में वॉल्यूम को ml में ही लेके चलना है और इंटू 10 के पावर 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2 यहाँ से पीपीएम बाई वॉल्यूम आएगा। तो इसका जो आंसर फाइनल होगा वो बी आंसर इसका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या लिखा है, विच ऑफ फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जनरली क्या होता है, पोलर इन नेचर होते हैं, है ना। लाइक डिजोल्व लाइक आपने पढ़ा होगा, तो NH3 क्या हाईली पोलर नेचर है। NH3 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इथाइल अल्कोहल में ज्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए ये सभी के सभी अल्कोहल है। तो अगर मैं बात करूँ इथेनॉल का, इसमें एक OH ग्रुप है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो, इसमें 2 OH ग्रुप आएंगे, है ना। और जो ग्लिसरीन होता है उसमें 3 कार्बन है और तीनों कार्बन के पास OH ग्रुप है। और प्रोपेनॉल आपको पता है 3 कार्बन का अल्कोहल है और इथेनॉल में 2 कार्बन का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप ज़्यादा होंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप जिसमें ज़्यादा होंगे जिस अल्कोहल में, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। आपका आंसर जो बन के आएगा इसमें सी आंसर ग्लिसरीन जो है उसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट क्या होगा। तो आपने हेनरीज लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। हेनरीज लॉ में क्या था, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला KH इंटू एक्स होता है ना। ये हेनरीज लॉ है और इसमें पॉइंट है कि टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH की वैल्यू होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी गैस की यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि किसी भी गैस को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करते वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन, दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर का वेपर प्रेशर से कैसा रिलेशन, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, है ना, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। तो हाईएस्ट इफेक्ट जो आने वाला है वहाँ पर जिसमें आयन ज़्यादा होंगे। तो BaCl2 जो है इसमें टोटल, क्योंकि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें टोटल 3 आयन आएंगे, यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें,
विच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हैविंग कंसंट्रेशन, आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो आपने फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है आई के बी इंटू मोलरिटी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आयन पे डिपेंड, मोलरिटी तो यहाँ पर देखिए सबका कॉमन 0.2 दिया है, इसकी जो आई की वैल्यू 1 होगा, इसका आई की वैल्यू 2 होगा क्योंकि दो आयन में टूट रहा है, इसकी आई की वैल्यू 3, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो आई की वैल्यू 4 आएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ आयन है इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, 0.05 मोलर सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ विच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज का निकालूं तो ICRT इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ICRT जिसमें आई की वैल्यू, ग्लूकोज का आई की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 इंटू 0.05 RT, ठीक है, ये इसका, अब जिस ऑप्शन में सेम कंसंट्रेशन आएगा वही आंसर होगा, तो अगर आप सी ऑप्शन को चेक करें, ठीक है, सी ऑप्शन को इसमें निकालेंगे तो मान लीजिए इसको हम पाई 2 मान ले रहे हैं, इसका NaCl का आई कितना होगा, 2 होगा, इंटू कंसंट्रेशन कितना 0.025 इंटू RT, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.05 RT के बराबर आएगा, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो सेम टू सेम आ रहा है, दैट मीन्स सी आंसर इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले MCQ मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट FeCl3, तो FeCl3 को जब आयनाइज करेंगे तो फेरिक आयन में टूटेगा और प्लस यहाँ से 3 क्लोराइड है, तो आई की वैल्यू यहाँ से टोटल कितना आ रहा है 4, और यहाँ पर क्या हो रहा है डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर यहीं पर एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगा, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनका कुछ नहीं होता तो आई की वैल्यू इनका 1 होगा। फिलहाल इसका जो आंसर आएगा सी आंसर इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा हम स्पीड के साथ चल रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम कम है और क्वेश्चन हमें ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो 12 में क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर विथ एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन, तो एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो वो डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व होगा तो वहां पर डिसोसिएशन होता है, बट यहाँ पर सॉल्वेंट क्या लिया है बेंजीन, और वहां पर डाइमर बनाता है ड्यू टू एसोसिएशन, और एसोसिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जहां पर भी एसोसिएशन या डाइमर का केस आएगा वहां पर आई की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, है ना। इसका जो आंसर आएगा डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, 13 में व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 10% W/W NaOH सोल्यूशन, तो आपने अगर मोलरिटी का फॉर्मूला देखा होगा तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पर होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में 10% दिया है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम होगा, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, मोलर मास NaOH का कितना होगा 40, और सॉल्वेंट कितना होगा, परसेंटेज 100 में सॉल्यूशन होगा और 10 सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा 90, इसको केजी में चाहिए तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड का होगा, 2.7 इसका मोलरिटी आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो क्या दिया है, फॉर विच सॉल्यूशन वेंट ऑफ फैक्टर इज 1, तो जिनका ना तो डिसोसिएशन होता है ना तो एसोसिएशन, उनका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज ये आंसर, इसके अलावा यूरिया भी होगा, सुक्रोज भी इसका भी यही होगा, इसके अलावा फ्रक्टोज अगर ऑप्शन में दिया हो तो उसका भी आई की वैल्यू 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर विच सॉल्यूशन वेंट ऑफ फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1, तो अभी हमने देखो इसका आई की वैल्यू 1 होगा, इसका आई की वैल्यू 1 होगा, फ्रक्टोज का भी आई की वैल्यू 1, एस्टिक एसिड यहाँ पर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, अगर वाटर में होगा तो डिसोसिएशन होगा, और यही अगर बेंजीन होता तो एसोसिएशन, इसकी आई की वैल्यू लेस देन 1 बेंजीन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, रियल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज
देन राउल्ट। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, या तो लेस देन होगा या तो मोर देन। आइडियल के लिए क्या होता है, इक्वल होता है राउल्ट्स लॉ के। इसमें ए एंड बी, ऐसा कभी भी ऑप्शन मिले ए एंड बी बोथ का, तो ध्यान रखिए लगभग 100% वही आंसर होगा, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की बात करें। 17 में दिया विच ऑफ फॉलोइंग इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिनका लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो आपको क्या करना है, इन सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकालना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, यही फॉर्मूला लगाना है। और इसमें आप चारों ऑप्शन देखें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका है। इसमें अगर निकालेंगे तो जो, देखिए इसमें 0 कंसंट्रेशन सबका बराबर है, 0.1 इंटू 2 0.2 आ जाएगा, है ना। आर टी तो कॉमन है, यहाँ पर इसका 0.1 ही बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 0.1 इंटू आई की वैल्यू 1 ही होगा, तो 0.1 ही आएगा। बाकी इसमें 3 आए ना, 0.3 आएगा, इसमें 0.4 आएगा, है ना। तो हाइपोटोनिक आपका बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 की जो कहानी है, इसमें क्या दिया है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी यहाँ पर दे रखा है। तो पी टोटल आपको दिया है 0.02, और मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का कितना दिया, 0.2। तो अगर मुझे बी का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स ए कर देंगे, 1 माइनस 0.2 कितना आएगा, 0.8 बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा, है ना। तो हमें पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी का पूछ रहा है, तो बी का कंपोनेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू यहाँ से होता है पी टोटल। तो 0.8 इंटू 0.02, 0.016 इसका पार्शियल प्रेशर आएगा, दैट मीन इसका आंसर होगा सी। 19 क्वेश्चन दिया विच आर फॉलोइंग हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, यही आपको बताना है चारों ऑप्शन में। तो इसका कितना आएगा, 0.4 होगा, क्योंकि 4 आयन में टूटेगा। इसका 0.2 होगा, इसका 0.1 ही होगा, और इसमें 3 आयन में 0.3। तो हाईएस्ट किसका है भाई, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप ये जो मैंने 19 क्वेश्चन एमसीक्यू बताया सोल्यूशन में, ये जरूर करके जाइए, यहाँ से कुछ न कुछ आपको एमसीक्यू आने वाले बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना के जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट है। मैं भी चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी पॉइंट एमसीक्यू के रिगार्डिंग भी डिस्कस करने वाला हूँ, वो वीडियो आपको आने वाला है जल्दी। पहले हम ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ गिवन, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज डेनियल सेल। डेनियल सेल आपने पढ़ा हुआ है, जिंक यहाँ पर सॉलिड होता है और कॉपर यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो Zn+2 में जाता है और Cu सॉलिड में डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर देखिए तो आपका जो बनने वाला है वो सी आंसर इसका राइट है। डेनियल सेल में जिंक एंड कॉपर ही होता है, इसलिए आपका आंसर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेल डिफर फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप स्टोरेज सेल में एनोड कैथोड होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्यूल सेल में भी वही है, लैक्लांचे ड्राई सेल में भी वही होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट देना होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, ये आपका डिफरेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच फेनोमेना डज नॉट अकर इन डेनियल सेल। डेनियल सेल आपने पढ़ा हुआ है, जिंक एनोड का बना होता है, कॉपर कैथोड का बना होता है। जिंक पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर पे रिडक्शन। तो कॉपर का वेट बढ़ता है, ये तो यहाँ पर होने वाला है। कौन सा नहीं होने वाला है वो आपको बताना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉल्ट ब्रिज इंक्रीज द वेट ऑफ जिंक प्लेट, ये गलत है। जिंक का वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। और कलर, नो कलर चेंज जिंक सल्फेट, आपका आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम।
वाई। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिया है, डिफरेंस सेल पोटेंशियल, बोथ इलेक्ट्रोड अगर जीरो हो जाए तो सेल काम करना बंद कर देगा। दैट मीन्स इसका आंसर जो आएगा बी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज यूज टू फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेट पोटेंशियल ऑफ द, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, एम एन ओ पी क्यू आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर देयर स्टैंडर्ड हाफ सेल, देन कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू हाफ सेल मैक्सिमम सेल पोटेंशियल। तो देखिए इनमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया था, एम एन का क्या है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, और क्यू का सबसे कम होगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। तो इन्हीं को कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला है वहाँ पर सेल पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका आंसर जो आएगा बी होगा। और सेल पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड से, ठीक है। ये आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है सीधा सा, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका जो आंसर आएगा आपका सी आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 9 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, व्हाट विल बी द सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल फॉर द रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जो आयरन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैडमियम का हो रहा है रिडक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज में डबल वर्टिकल लाइन, इस साइड क्या होता है एनोड, और इस साइड होता है कैथोड। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन किस में दिखाया हुआ है देखिए, और कैडमियम का रिडक्शन। दैट मीन्स का जो आंसर बन के आएगा वो डी आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट become colored when piece of nickel are added to solution, एंड वो क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूँ, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है AgNO3, और इसमें अगर आपने निकल एलिमेंट डाला तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो NiNO3 ट्वाइस, और Ag को यहाँ पर प्रेसिपिटेट कर देगा, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर निकल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निकल जो हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, 11 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, करके जाएंगे। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, और जेड की वैल्यू -0.45 है। तो इसमें ध्यान ये रखिए, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर होता है ना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है। तो बताइए जिसकी वैल्यू सबसे कम है, मतलब जेड होगा, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई, तो इसका आंसर बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर बात करें, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए तीन, यहाँ पर 3 सॉल्ट दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ Mg का, तो Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिड्यूस होगा। यहाँ से क्या 2 फैराड के लिए, या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल मैग्नीशियम मिल जाता है। 1 फैराड के लिए कितना होगा, 1/2। इसी तरह से Ag पे +1 चार्ज है जिसका 1 होगा, और एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम जाएगा, तो इसका कितना आएगा 1/3। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ से इनका रेशियो निकाल दीजिए, है ना। यहाँ पर 1/2 रेशियो 1/1 रेशियो 1/3, एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ से 3 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 362 इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स डी आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, 13 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑब्टेन एट कैथोड एंड एनोड ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl। कंसंट्रेटेड NaCl में जो आपको मिलता है, हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन मिलेगा, और यहीं पर अगर डाइल्यूट होता है ना, तो डाइल्यूट के केस में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ कंसंट्रेटेड है। और अगर इसी क्वेश्चन में मोल्टेड फेज होता तो सोडियम कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे, जिसका आंसर जो आएगा फिलहाल कंसंट्रेटेड, डी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ एनी यूनिफॉर्म कंडक्टर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/A, है ना, पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ ऑफ वायर है ना, इसका जो आंसर आएगा वो आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है। 15 की बात करें, विच इज मोर कोरोड व्हेन आयरन प्लेट ऑफ स्टीमर आर कनेक्टेड विद द ब्लॉक ऑफ जिंक मेटल एंड केप्ट इन कांटेक्ट ऑफ सी वाटर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जिंक का कोरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो आयरन से ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर इसी को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, और ये सैक्रिफिशियल एनोड की तरह काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसमें भी पढ़ा है आपने, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। 17 क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर सिरेमिक मटेरियल आर नोन एज सुपर कंडक्टर। हाई टेम्परेचर 150 केल्विन, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर पे ये होता है, और अगर यहीं पर मेटल ऑक्साइड होता है 0 से 15 केल्विन पे वो रेंज आता है। 18 क्वेश्चन आपका फॉर्मूला ये है, लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका क्या रिलेशन है, तो आपने अभी भी देखा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दैट मीन्स का आंसर जो आएगा ए आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आप देख के जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट या सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, विच यूनिट ऑफ टाइम इज सेलेक्टेड फर्स्ट फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन होते हैं बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाते हैं, इनका रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो नैनो सेकेंड में मेजर करते हैं। नैनो सेकेंड मतलब 10 के पावर माइनस 9 सेकेंड में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या दिया है, द रिएक्शन रेट इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन, उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा होगा इफेक्टिव कोलिजन तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो फॉर अ रिएक्शन आपको दिया है प्रोडक्ट और इसका रेट आपको दे रखा है, रेट इक्वल टू क्या दिया है, ए के पावर में यहाँ पर 3 और बी के पावर में 0, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कंसंट्रेशन ए को डबल कर रहा है एंड बी कंसंट्रेशन को हाफ कर रहा है, तो नया रेट में क्या चेंज आएगा, तो ए को डबल कर रहा है दैट मीन्स यहाँ 2a हो जाएगा पावर में 3, और बी को हाफ कर रहा है और इसके पावर में 0 है तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से जो नया रेट आएगा 8 टाइम हो जाएगा, बाकी जो के है ऐसे ही रहेगा, ए को बाहर रख लीजिए और बी को इस तरह से कर दीजिए क्योंकि ये तो वैल्यू 1 ही है, तो इसका जो होगा 8 टाइम इंक्रीज होगा, दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, तो 4 में यहाँ पे क्या दिया है, विच फॉलोइंग इंडिकेट द स्टैक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टैक्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो 5 में यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। तो रेट का जो होता है क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड आपने पढ़ा होगा है ना, बट यहाँ पर 1 लीटर जो होता है 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 लीटर जो होगा 10 के पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के बराबर होता है, दैट मीन्स का जो आंसर आएगा बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। nth ऑर्डर के लिए आपने अगर जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा तो मोल पर लीटर और पावर में 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये nth ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्मूला है। इसको रीअरेंज करेंगे और चेक करेंगे इसका कौन सा आंसर राइट है, ये कमेंट में आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा n-1 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए फोटोलाइटिक जितने भी रिएक्शन वो 0 ऑर्डर होते हैं ना, एच न्यू का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ऑप्शन 0 ऑर्डर ये दिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जनरली मैकेनिज्म से रिलेटेड है, तो आप याद करके जाइए, इसका सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की बात की जाए, तो 9 में यहाँ पर क्या दिया है, इफ टू रिएक्टेंट आर टेकिंग
पार्ट इन अ रिएक्शन देन रिएक्शन विल नेवर बी। तो कभी भी ये मोनोमोलिकुलर तो नहीं हो सकता। मोनो का मतलब क्या है, एक ही रिएक्टेंट हो। यहाँ पर कंडीशन साफ साफ दिया है, दो रिएक्टेंट है, तो मोनो तो कभी नहीं हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। किसी रिएक्शन का रेट जो लिखते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना। इसको एक्टिव मास बोलते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है। नेक्स्ट है 11, व्हाट इज इंडिकेटेड बाई 1/N2। तो यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस लगा, दैट मीन्स ये रिएक्टेंट है। इसका मतलब होता है क्या, डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, और एक दिया रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ N2O5। तो इसका जो आंसर आएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें 12 का, तो लिखा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर अरेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन आपने क्या पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है अरेनियस इक्वेशन का, उसमें आपने पढ़ा है k इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस EA/RT। ये आपने अरेनियस इक्वेशन पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर k आप इंक्रीज करोगे तो EA की वैल्यू बढ़नी चाहिए, बट माइनस साइन इसलिए डिक्रीज होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, है ना। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन के एंड टी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट डू है, टी अगर इंक्रीज करे तो के इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट बी वाला भी सही है। ये वैल्यू इंक्रीज एंड के डिक्रीज, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज एंड के डिक्रीज, तो ये भी सही है। अगर ए की वैल्यू 0 लेंगे तो के के बराबर हो, ठीक है। तो इसमें जो ए सी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर उल्टा रिलेशन दिया है, ये अगर डिक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर जो होगा सी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। 13 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप ढूंढ रहे हैं। थोड़ा करेक्ट और इनकरेक्ट में थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। तो पहला दिया मॉलिक्यूलरिटी और थ्योरेटिकल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज पॉजिटिव, और ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। सी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म व्हाइल रिएक्शन ऑर्डर नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन। और डी ऑप्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ, ये भी सही स्टेटमेंट। इसका जो करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका सी आंसर इसका राइट है। 14 की बात की जाए तो 14 में क्या दिया है, और विच ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी विल बी सेम। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोनोमोलिकुलर बाईमोलिकुलर, तो इसका जो ऑल ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए ये अप्लाई होता है ना। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन करेक्ट। इसमें देखिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट है, दैट मीन्स का जो होगा वो आपका डी आंसर करेक्ट है ना। जीरो ऑर्डर के लिए आपने हाफ लाइफ क्या पढ़ा हुआ है, कि R0 अपॉन में 2K, है ना। के को इधर ले लिया तो सेम टू सेम आंसर बन रहा है, इसको भी तो इन चेक करेंगे तो उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन बिफोर द टर्म ऑफ रिएक्शन रेट। इसका मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। आंसर जो आएगा डी आंसर करेक्ट आंसर। 17, इफ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 300 टू 3, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ, इसमें ग्राफ आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। 18 की बात करें, रिएक्शन हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द एनर्जी जनरली, रिएक्शन क्या होगा, हाई वैल्यू है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ये ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू दिया है पर मिनट, ये हाफ निकालना है। 0.693 डिवाइड में क्या होता है, के की वैल्यू दिया है, उसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की बात करें, तो फॉर द रिएक्शन कोलिजन थ्योरी जनरली मोर सेटिस्फैक्ट्री, और किसके लिए, ठीक है, कोलिजन जो थ्योरी है मोर सेटिस्फैक्ट्री किसके लिए होगा, ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है ना।
21 क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या दिया है, इन अ रिएक्शन ए से बी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड देन रेट इंक्रीज बाई, इसको ये अच्छा क्वेश्चन है। 21 की अगर बात करें, इसमें पहले रिएक्शन का अगर रेट लिखोगे तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के, और यहाँ पर रिएक्टेंट अपना ये ए है ना, ये आपका पहला इक्वेशन है। अब अगर ए को डबल कर रहा है, जो ये जो रेट है 159 टाइम बढ़ जा रहा है, इसको आर डैश मान लेते हैं कि यही रहेगा, और यहाँ से आ जाएगा क्या, 2a। ओके, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, और इसका जो ऑर्डर है n मान लेते हैं इसके पावर में। दोनों को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए, r अपॉन 1.59 r डैश इक्वल टू के कैंसिल आउट होगा, और यहाँ a कैंसिल, मतलब 1/2 के पावर में n आ जाएगा, r कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन 1.59 इक्वल टू 1/2 पावर में n। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगा वो 2/3 आएगा। इसको आप n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इसका जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 का। 22 में क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी की पावर में जीरो मतलब आर के बराबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल बी कंपेरेटिवली स्लोवेस्ट, में स्लोवेस्ट कौन सा होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर है तो वहां पर क्या होगा, अगर इनहिबिटर नहीं होता तो स्लोवेस्ट ही होता, बट यहाँ पर जो आंसर बन गया डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम, ये आपका स्लोवेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें 24 क्वेश्चन का। 24 में दिया, विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट ऑफ टाइम प्रोसेस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट। ठीक है, तो फास्टेस्ट देखो, फेम्टोमीटर 10 के पावर -15 होता है, नैनोमीटर में 10 के पावर -9 होता है, पिकोमीटर -12 होता है, माइक्रो में 10 के पावर -6। तो फास्टेस्ट फेम्टो है जिसकी वैल्यू सबसे कम है, कम टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगा, दैट मीन्स वो फास्टेस्ट रिएक्शन होगा। ओके, 25 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, तो ये क्या स्टडी बताता है, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, केमिकल एंड फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स का आंसर जो होगा, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, एक दो बार पढ़े रहोगे तो ऑप्शन आपका बन जाएगा। 26 में एलिमेंट्री रिएक्शन में यहाँ पर SO2 का SO2 और O2 से प्रोडक्ट बना रहा है, कि प्रेशर इंक्रीज बाई 3 टाइम, तो रेट क्या होगा, यहाँ से रेट इक्वल टू KSO2, इसके पावर में 2 और O2 के पावर में 1। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, दैट मीन्स ये कितना होगा, इंक्रीज 3 टाइम, ये मान लीजिए 3p के पावर में स्क्वायर, और यहाँ से 3p के पावर में 1, तो कितना होगा 9 × 3 कितना आएगा 27, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। 27, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रिएक्शन कैन बी शोन बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग, तो पहले रिएक्टेंट होता है, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, तो इसका जो आंसर आएगा 27 का, वो सी आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 क्वेश्चन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन विथ फॉलोइंग करेक्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, इक्वल होता है ना। 29 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी रिएक्शन इज सब्जेक्टेड टू, अब ऑप्शन क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट। तो जो कोलिजन थ्योरी इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट के बीच होता है और प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, वहाँ से प्रोडक्ट बनता है, तो इसका आंसर डी होगा। 30 क्वेश्चन, दिस साइंटिस्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, आपने अरेनियस इक्वेशन पढ़ा हुआ है, अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अरेनियस इक्वेशन क्या था, ए इक्वल टू ए और ई के पावर में -EA/RT, इसमें ग्राफ एक क्वेश्चन ग्राफिकल आता ही है, इसे मैं बता दे रहा हूँ।
अगर आपको एल एन के वर्सेज 1/t का अगर आप पूछे तो उसका जो स्लोप होगा -EA/r होगा। और यहीं पर अगर लॉग के वर्सेज 1/t पूछे तो -EA/में 2.303 आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के इम्पोर्टेंट को डिस्कस किया। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 डीएनए ब्लॉक के IMP MCQ का। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या दिया है, उसमें आपको दिया है कि द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप कॉल्ड डी ब्लॉक। तो 3 to 12 जो आता है वो डी ब्लॉक में आता है, तो इसका आंसर बी आंसर होगा। सेकेंड की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इन डी ब्लॉक इवन दैट इज अ नॉट ट्रांजिशन। डी ब्लॉक का है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो उसमें आपका मर्क्यूरी आता है। इसके अलावा और भी होते हैं जिंक, कैडमियम और कैनियम, इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज ग्राउंड स्टेट दोनों में, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग आयन इज ग्रीन कलर। निकिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि निकिल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है एक्वा सोल्यूशन में, और वो कॉम्प्लेक्स ये होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एनर्जी डी ऑर्बिटल इन डिवीजन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ब्रेकिंग होता है कुछ इस तरह से होता है, जो 3 होते हैं वो ऊपर और यहाँ से 2 नीचे, इसको जी से डिनोट करते हैं, इसको 2G से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ से जो स्क्वायर वाले हैं dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी कम होती है, और dxy, yz एंड zx इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका जो आंसर आएगा का बी आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग आयन एक्वा सोल्यूशन पॉसेस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3.8, मतलब जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर मैं आयरन की बात करूँ 3D, यहाँ से क्या आएगा, 5 आएगा एंड 4s0, इसमें n की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 5.8 होगा, ये आंसर तो नहीं होने वाला। बाकी की बात करें, कोबाल्ट का कितना होता है 27, इसमें 3D में कितना होगा, इसमें 3D में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, n की वैल्यू 4 होगा, तो इसका 4.8, ये भी आंसर नहीं। क्रोमियम की बात करें 3D एंड 4, इसमें 1 होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने इसमें 0 होगा, और इसमें 5 होते, 2 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, इसमें 3 आएगा, तो 3.8 होगा, दैट मीन्स का आंसर जो आएगा बी आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ फॉलोइंग एलॉय इज आयरन। स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें आयरन आता है, में क्या क्या आता है, आयरन आता है, क्रोमियम आता है और निकल आता है ना। ब्रॉस में कॉपर और जिंक आता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन आता है ना, इसको भी थोड़ा ध्यान करके जाएंगे। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट यूज इन ड्राई सेल, MnO2, है ना, ब्लैक कलर का जो पाउडर होता है MnO2 और कार्बन का मिक्सचर होता है। 8 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट रेडियो एक्टिव, PM जो होता है प्रोमोथियम, ये लैंथेनाइड एलिमेंट का इकलौता रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। 9 क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में लास्ट में जो 7s आता है ना, 7s इसी ऑप्शन, दैट मीन्स का जो आंसर आएगा सी आंसर करेक्ट आंसर है। 10 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया है, एटम ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटेलिक एलिमेंट, ये तो सही है। ऑल एलिमेंट डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपका गलत है ना, इसका जो होगा वो सी आंसर इनकरेक्ट है, बाकी सब यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पार्ट 1 का लास्ट जो चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड लिगेंड्स एंड मेटल के बीच कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड होता है, दैट मीन्स यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है ना। सेकंड क्वेश्चन, हु गेव मेटल कोऑर्डिनेट थ्योरी, तो वर्नर थ्योरी ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर ने, ये ऐसा कम चांस है बट आप थोड़ा ध्यान रखिए, अल्फ्रेड वर्नर, वर्नर थ्योरी 2 मार्क्स में आता है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स, तो लिगेंड्स कैसा होता है, लुइस बेस की तरह काम करता है ना।
मेटल जो होता है लुईस एसिड, और लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए ये लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। कार्बन डाइऑक्साइड लिगेंड नहीं होता, बाकी कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रेट यूनिडेंटेड, वाटर भी एक्वा बोलते हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज डबल सॉल्ट। फेरस अमोनियम सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है, और डॉट 6H2O। इसके अलावा कर्नेलाइट, ये भी डबल सॉल्ट है, और इसके अलावा इसी को मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना, फेरस अमोनियम को मोहर सॉल्ट बोलते हैं। इसके अलावा पोटास एलम भी डबल सॉल्ट के 3 एग्जाम्पल है, इन्हीं में से कोई आपसे पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, En न्यूट्रल लिगेंड है, और Cl पे -1 होता है 2 है, और नाइट्रेट पे -1, मतलब इसका कितना आएगा, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना। इसका आंसर डी आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। पेंटा कार्बोनाइल, अगर मैं आयरन की बात करूँ, इसका फॉर्मूला यही होगा, और कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इसका जो आंसर आएगा डी का आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 की बात करें, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, 2 डिग्री वैलेंसी होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब लिगेंड टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो NH3 यूनिडेंटेड चार्ज ये बनाएगा ऑक्सलेट, ओ एक्स जो लिया उसको बोलते हैं ऑक्सलेटो आयन, और ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है, तो दो ये बनाएगा और 4 अमोनियम, टोटल कितना आएगा 6। इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन विच डज नॉट आयोनाइज। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ से +3 आएगा, क्योंकि पोटेशियम 3 है और ऑक्सीलेट -6 होगा, क्योंकि ये -2 चार्ज एक पे होता है, 3 है तो -6 होगा, तो ओवरऑल यहाँ से 3 वैलेंसी यहाँ से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी आयंस आर ऑब्टेन बाय आयोनाइजेशन। ठीक है, इसको अगर आयोनाइज करेंगे कि कितने आयन में, एक्चुअल में यहाँ से कुछ, ठीक है, ये आपका इसको आयोनाइज करें तो यहाँ से क्या है, अमोनियम आयन कितने, +1 चार्ज, जैसे 2 हैं, और प्लस यहाँ से मोलिब्डेनम ऑक्सीडो है, और इस पे -2 चार्ज आएगा, तो टोटल यहाँ से जो आयन आएंगे 3 आयन आएंगे। इसका जो आंसर आएगा डी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, हाउ मेनी आयंस विल बी ऑब्टेन बाय आयोनाइजेशन ऑफ फेरिक फेरिक हेक्सा साइनोफेरेट आयन। इसका जो फॉर्मूला होता है Fe4, ये NCERT में भी दिया हुआ है, और यहाँ से Fe3N6, और ये होता है 3। इसको आयनाइज करेंगे तो 4 आयन फेरिक मिलेगा, और +3 आयन यहाँ से इस तरह का मिलने वाला है ना। तो टोटल 4 + 3 मतलब 7 आयन है। ये बोर्ड में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला या फिर IPSC में कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ज्योमेट्री आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया है K4Ni, और यहाँ से CN4 दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो Ni पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3DS4S2 होता है ना, और ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, कौन सा, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अगर डी की मैं बात करूँ तो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से इधर हो जाएंगे, तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा sp3 आएगा। इसका जो आंसर बनेगा वो सी आंसर राइट है, टेट्राहेड्रल। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड मतलब उसमें डाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड या हेक्साडेंटेड सब आएंगे, तो ये जो होता है यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, ये आपका चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन पे -2, इसको ऑक्सीडो बोलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ लिगेंड, ये एक यूनिडेंटेड लिगेंड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन साइट आर इन ईडीटी। टोटल इसमें 6 कोऑर्डिनेशन साइट होते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, सी एच होगा, ये CH2 और उसके बाद नाइट्रोजन आता है, तो 2 एटम नाइट्रोजन से, और उसके बाद यहाँ से CH2C+O-, यहाँ पर CH2C+O-, इससे भी CH2C+O-, मतलब हर एक नाइट्रोजन से यहाँ से CH2C+O- होगा। ठीक है, इसमें आ, कितने डोनर साइड, एक 2 नाइट्रोजन एटम से और 4 ऑक्सीजन एटम से, टोटल 6 यहाँ पर है। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड 31 होता है और पाई बॉन्ड इसमें दिख ही रहा है 4 होता है ना। ये भी आप करके जाएंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 में क्या दिया है, विच व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन आई। देखिए यहाँ पर एन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। इसका 3D8 आएगा, 4s0 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो डी में जो इलेक्ट्रॉन 8 हैं टोटल इसमें, है ना, इसमें ये पेयर्ड हो जाएगा, तो यहाँ से DsP2 हाइब्रिडेशन आने वाला है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, दैट मीन्स का बी आंसर करेक्ट आंसर है। 17 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड प्रोसेस पैरामैग्नेटिक नेचर। तो पैरामैग्नेटिक नेचर जिसमें डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसमें आप चेक करेंगे तो देखेंगे, इसमें देखिए आयरन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें +2 चार्ज है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, +2 चार्ज है, इसका मतलब ऐसे जाएगा डी में। आयरन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको पेयर करेंगे तो ये आपका ये इधर जाएगा और ये जाएगा, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होगा। आंसर बी करेक्ट आंसर है। 18 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग पॉइजनिंग लीड टू बॉडी इन ईडीटी हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। एनसीईआरटी में लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, तो इसको पढ़ेंगे तो वहाँ से भी 1-2 MCQ मिल सकते हैं। 19 क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, स्प्लिटिन जो होता है ना। एंड 20 क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ एनआई, ये ग्रीन कलर का होता है, अभी भी क्वेश्चन एक आया था। मेंशन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईडीटी, -4 चार्ज होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट पॉसेस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपका ये वाला नहीं होगा, इसका जो होगा DsP2 का स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। 23 क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है Ni, इसके ऊपर +2 चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 3ds होगा 4s0, है ना। तो इसमें डी में अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि वीक लिगेंड है क्लोरीन और वो पेयर्ड नहीं होगा, पेयर्ड नहीं होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे यहाँ से, है ना, उसके बाद 5, 6, 7, ठीक है, और यहाँ से ठीक है, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। अब वीक लिगेंड है तो ये पेयर्ड नहीं होगा, मतलब यहाँ से क्या होने वाला है, एन की वैल्यू 2 आएगा, 2 का मतलब 8.31 होगा, दैट मीन्स का आंसर जो आएगा बी आंसर करेक्ट आंसर है। 24, विच आर फॉलोइंग लिगेंड्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसको कार्बोनाइल बोलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। 25, नंबर ऑफ Cl- कंबाइंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी कितने हैं, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, कि बाकी ये तो काउंटर आयन, इसको काउंट नहीं करते, तो ये 2 आंसर इसका राइट आंसर है। 26 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर देखिए सब यूनिडेंटेड लिगेंड्स है, जो स्ट्रॉन्गर होगा वहाँ पर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर इसी में कोई इलेटिंग लिगेंड्स मतलब डाइडेंटेड लिगेंड दे होता तो वो ऑर्डर हाईएस्ट हो जाता है वहाँ पर। 27 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड डज नॉट प्रोसेस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें जो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स विल प्रोसेस हाईएस्ट कंडक्टेंस। जिसमें आयन ज़्यादा होंगे उसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर बनाना होगा, तो ही यहाँ से आइडिया लगेगा। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड,
तो कोबाल्ट यहाँ सेंट्रल एटम है, हेक्सामाइन लिखा है, दैट मीन्स यहाँ से NH3 कितना होगा 6 होगा। और क्लोराइड दिया, अब देखिए NH3 तो यहाँ इसका मतलब ये 3 होगा। इसको आयनाइज करेंगे तो इसमें से टोटल आयन कितना आएंगे 4। अगर मैं बात करूँ बी का, तो कोबाल्ट इसमें भी सेंट्रल एटम है, और ट्राई अमाइन मतलब NH3 कितना होगा 4, एंड डाई क्लोराइड मतलब Cl2 2 होगा, और यहाँ पे क्लोरीन, इसका क्रिएशन स्टेट कितना है 3। तो इसमें जो आयन आएंगे आई की वैल्यू यहाँ से सिर्फ 2 आने वाला है ना। और इसमें अगर बात करें पेंटामाइन क्लोराइडो, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ये आंसर राइट होगा कि 4 आयन इसमें है, तो यही इसका आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट बात करें 29 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि आपको करेक्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका आंसर आप ऑर्डर दिया हुआ है CnNO2 फिर ऑक्सीडेट फिर फ्लोरीन फ्लोरीन आता है। 30 क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन विल बी ऑब्जर्व इन टाइटेनियम। कैंडियम टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, इसका 3D1 आएगा, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, तो इसका T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा T2G से इलेक्ट्रॉन कितना Eg में चला जाता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका डी आंसर करेक्ट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं 31 जो लास्ट क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ऑर्बिटल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताना है इस कॉम्प्लेक्स में। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, देखिए कार्बोनेट डाइडेंटेड है और ये यूनिडेंटेड है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो ये देखिए डाइडेंटेड है, कार्बोनेट पे -2 और Cl पे -2, यहाँ पर +3 आएगा। और डी में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 3D6 एंड 4s0, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 6। और अगर बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो NH3 क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयर्ड हो जाएगा, मतलब डी में 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर जो आएगा ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि आपके पास समय कम है और क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया, इन हेलो एल्केन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन हेलोजन। हेलो एल्केन में CX के बीच जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादातर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसका आंसर सी होगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, इन हेलो एरीन कंपाउंड हेलोजन कंबाइन विद कार्बन हैविंग विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हेलो एरीन में आप सबको पता है कि बेंजीन से अगर हेलोजन कनेक्टेड है तो ये जो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसका जो आंसर आएगा ये आंसर करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, इन हेलो एल्केन कार्बन CX बॉन्ड पोसेस विच टाइप ऑफ पार्शियल चार्ज, है ना। कार्बन इन CX, कार्बन पे कैसा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है ना। नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज हो तो बोलते हैं विनाइल, ठीक है। और ये जो है आपका विसिनल है, ये आपका ट्रिपल बॉन्डेड्स है, और ये आपका सिंपल सा कंपाउंड है, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है, बी इन ROH PX3 से करेक्ट करेंगे तो बी, जैसे इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि अल्कोहल को अगर PX5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RX बनेगा, और प्लस POX3 बनता है, और प्लस यहाँ से साइड में HX। ये जो बी है यही आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर POX3 होगा, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ओके, 7 क्वेश्चन क्या दिया है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन बाय ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमीन के प्रेजेंस होगा, और वहाँ पर FeBr3 यूज करते, दिस मीन्स का आंसर ए आंसर होगा। 8 क्वेश्चन, बाय विच नेम ऑफ रिएक्शन, देखिए ये आपका ब्रोमोमीथेन है AgF मेटल फ्लोराइड के साथ, और यहाँ से ये बना रहा है, दैट मीन्स ये है क्वार्ट्ज रिएक्शन। फिटिक में दोनों अराइल हैलाइड बनते हैं, उर्ज में अल्काइल हेलो एल्केन बनता है, और ग्रिग्नाइट रिएजेंट अलग है, तो इसका आंसर डी होगा। 9 क्वेश्चन, विच व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो बेस की तरह काम, न्यूक्लियोफिलिक
लुईस बेस होते हैं, उन्हीं को न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं ना। 10 क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड। तो ये जो होता है रेजोनेंस पे होता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसमें क्या दिया, व्हाट इज द कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है, उसी को बोलते हैं कि वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, अरेंज द गिवन सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन कंबाइन विथ एसिमेट्रिक कार्बन। एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर बताना है ना। तो सबसे ज़्यादा जो होगा यहाँ पर हाइड्रोजन से एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने का, इसका जो आंसर बनेगा वो सी आंसर राइट होगा। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर यहाँ से ब्रोमीन होगा, है ना। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या दिया है, अराइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर, है ना। दोनों के दोनों अराइल हैलाइड दो मोल, दैट मीन्स यहाँ से जो ए बनेगा वो कुछ आपका C6H5 और यहाँ से C6H5, मतलब इसका फिक्स है। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, जिसमें दो अराइल हैलाइड से यहाँ से डाई फिनाइल बनता है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये कन्वर्जन में बहुत बार आता है, ये आपका डाई फिनाइल ग्रुप है ना। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, DDT का स्ट्रक्चर सिंपल सा पूछ रहे हैं भाई। तो DDT का स्ट्रक्चर जो है आपका है आपका, इसमें जो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें जो आंसर है सी आंसर इसका करेक्ट आंसर। देखो चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में पहला जो क्वेश्चन है, विच इज द जनरल फॉर्मूला दैट ऑफ अल्कोहल। देखिए ये फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल, जनरल फॉर्मूला आपका ROH होता है, एनसीईआरटी में आपको साफ साफ यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या दिया है, विच फॉर्मूला इज टर्सरी अल्कोहल। इसमें टर्सरी अल्कोहल क्या होगा, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, अगर डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच, दैट मीन्स वो टर्सरी अल्कोहल है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रू फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप की बात सबसे ज़्यादा अल्कोहल होता है, फिर क्लोरोइथेन होता है, फिर आपका इथेन है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर होगा। और क्वेश्चन की अगर बात करें फोर्थ में, विच सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो फिफ्थ में क्या दिया, विच सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जिसमें ईथर के दोनों साइड अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, ये सिमेट्रिकल है। और यहाँ देखिए C2H5, ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। ये जो सी आंसर है, देखिए एक साइड एक कार्बन, एक साइड दो कार्बन, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल है, दैट मीन्स का आंसर फिफ्थ बनने वाला है ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द फॉर्म आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विथ क्रोमिक एसिड। तो सेकेंडरी अगर अल्कोहल है, उसका अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहाँ से कीटोन ही बनता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कार्बोक्सिलिक, या फिर माइल्ड होगा PCC वगैरह, तो वहाँ से एल्डिहाइड बनता है। और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से 100% कीटोन बनेगा, है ना। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, इन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। अल्कोहल अल्कोहल में होगा, अल्कोहल वाटर में होगा, तो इसमें जो सी आंसर है ईथर, ईथर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा। ओके, अगर बात करें 8 का, विच स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जहाँ पर माइनस चार्ज होता है तो ई माइनस आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। 9 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। लुकास टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ईथर, यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग एस्ट्रिफिकेशन OH आयन रिमूव फ्रॉम एसिड आयन, ये भी गलत है। तो आपका आंसर, एस्ट्रिफिकेशन में एसिड से H+ निकलता है और अल्कोहल से OH निकलता है, तो 9th का डी आंसर है। 10 की बात करें, इसमें आपसे क्या बोला है,
ये अर्थोक्रेसॉल। अर्थोक्रेसॉल का मतलब क्या है, बेंजीन है और OH और अर्थो पोजीशन पे CH3, इसी को अर्थोक्रेसॉल बोलते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा वो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, दूसरे ऑप्शन में अल्कोहल है, तीसरे में कीटोन है, प्रो एल्डिहाइड। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को होता है फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर फॉर्म होता है ना। उसके बाद अल्कोहल आएगा, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड है, बाकी सब कीटोन है, तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ होगा, कि जिस कार्बोनाइल कार्बन के पास लेस स्टेरिक हिंडेंस कम होगा वहां पर फास्ट रिएक्शन होगा। तो मीथेनॉल जो है SCHO होता है, यहाँ पर देखिए दोनों कार्बोनाइल से हाइड्रोजन है। आपका आंसर बिना कुछ सोचे भी आंसर आपको कर देना है। नेक्स्ट है फोर्थ में प्रोपेनॉल, और यहाँ से हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहा है KOH, तो क्या बनाने वाला है। अगर आपने उल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ा होगा, ये वही चीज है, प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेन यहाँ से बनाएगा एल्केन कंपाउंड है ना। इथेनॉल को KMnO4 से कराओगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो ये डायरेक्ट आपको इथेनोइक एसिड फॉर्म कर देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन है, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। तो इसका अगर KMnO4 KOH के साथ हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह से बेंजीन, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, COOH में। बेंजोइक एसिड इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ब्यूट टू इन, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनाएगा। तो ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह से होगा। तो 2 मोल यहाँ से क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड बनाएगा, तो इसका आंसर जो होगा बी आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन कराएंगे, हीट करेंगे H, और यहाँ से इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट 9 जो क्वेश्चन है, इथाइल बेंजोएट को NH से रिएक्शन करा रहे हैं। तो इथाइल बेंजोएट का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से कार्बन COO और यहाँ से CH2 और CH3, इसको अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड यहीं से टूटने वाला, माइनस प्लस Na+ चला जाएगा इसके पास, और OH यहाँ से, तो यहाँ से एक तो कंपाउंड बनाएगा सोडियम बेंजोएट, और दूसरा यहाँ से बनाएगा इथेनॉल, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम बेंजोएट, और बेंजीन और बेंजल्डिहाइड, यहाँ से बेंजोइक एसिड बना देगा, है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में यहाँ से बेंजोइक एसिड बनाएगा, है ना। अगर पोटेशियम KOH से करा तो तब यहाँ से पोटेशियम बेंजोएट बनाता है ना। 10 की अगर मैं बात करूँ, तो विच ऑफ फॉलोइंग एसिड हैज हाईएस्ट रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एसिड है, आइसोप्रोपेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 11, एसिटाइल क्लोराइड विद सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट से कराएंगे और एसिडिक, तो यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से रिएक्शन करा रहा है। सोडियम एसीटेट है, तो यहाँ से क्या बना देगा, एक कार्बन कम का, क्योंकि सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO का 3:1 में मिक्सचर होता है। एक कार्बन कम का यहाँ से अल्केन बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ से मीथेन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड, ये आपको अगर याद होगा तो HBZ रिएक्शन है, L-O-R-G-L-C की रिएक्शन, यहाँ से डी आंसर बनाएगा, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। बात करें 14 क्वेश्चन का, तो इसमें ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है, फिश सब्सटेंस इज यूज इन लेदर इंडस्ट्री। तो अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो मिथेनोइक एसिड को लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। 15 क्या, फिश सब्सटेंस यूज इन मेडिसिन यूरिनरी एंटीसेप्टिक, जिसमें बेंजोइक एसिड का यहाँ पर
यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9 की तरफ। 9 अमाइंस चैप्टर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, लाइक विच ऑफ फॉलोइंग विल गिव सेकेंडरी अमाइन ऑन रिडक्शन। तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से हमेशा क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन बनता है। इसको आप पढ़ के जाइएगा, अगर आपने लिबर्टी सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अल्कोहल ऑन NaNO2HCl। तो ये नाइट्रस एसिड ही है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो एलिफेटिक जो अमाइंस होते हैं उनका डायजोनियम सॉल्ट तो बनता है, बट वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो वहां से उतने ही कार्बन का वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। फिनाइल मीथेनामाइन ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन। अभी अभी हमने देखा कि आइसोसाइनाइड यहाँ से प्राइमरी नहीं देगा, सेकेंडरी अमाइन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बात करें फिफ्थ क्वेश्चन में, सब्सटेंस है क्लोरोफॉर्म। तो आपको दिख रहा है कि ये आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट है ना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। तो इसमें प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों टेस्ट देते हैं। दैट मीन्स का आंसर जो आएगा, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस गिव रिएक्शन इन बेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड। इसमें कौन सा रिएक्शन देगा। तो आपने हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी ये टेस्ट देते हैं, टर्शियरी अमाइन टेस्ट नहीं देता है। तो आपको ये देखना है कि विच ऑफ फॉलोइंग गिव रिएक्शन विद बेंजल, कौन रिएक्शन इसमें देगा। देखिए ये जो बी है ट्राई है, ये तो नहीं देगा। एन ये भी नहीं देगा। यहाँ से डाई मिथाइल एमीन है ना, डाई मिथाइल एमीन दिया है, ये भी यहाँ से नहीं देगा। तो मिथाइल इथाइल एमीन दिया, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो ये आपका टेस्ट देने वाला है ना। सेवन क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल साइनाइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इथाइल साइनाइड बोला है ना, इथाइल साइनाइड का मतलब क्या है, ये यहीं पर है, और इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करा है। ओके, यहाँ से क्या देने वाला, देखिए इस पे माइनस मैग्नीशियम प्लस, कार्बन पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा ना Cn में। तो ये तो जाएगा, इससे जुड़ेगा। इस कार्बन के पास C2H5 है और यहाँ से एक C2 5 और आ जाएगा। तो ये तो आपका डाई इथाइल टाइप का दिख रहा है, तो डाई इथाइल आपको यहाँ से ईथर देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट एमिनोबेंजीन इज सोल्यूबल। ठीक है, एमिनोबेंजीन किसमें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट एमिनो बेंजीन इज सोल्यूबल। एमिनो बेंजीन का मतलब क्या होता है, एनिलीन। तो एनिलीन आपका जो है HCl में सोल्यूबल होता है, इसका आंसर ए होगा। 9 क्वेश्चन, मेंशन द IUPAC नेम एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिएक्शन इथेनॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4 विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल साइनाइड। यहाँ से इथाइल मेथेनोएट का फॉर्मेशन होने वाला है। और अगर 10 की बात करें, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ C3H9N इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन सॉल्वेंट का मतलब क्या है, वाटर उसमें नहीं होगा। तो ज़्यादातर ये फॉलो करता है टर्सरी का, मतलब गैसीय स्टेट में टर्सरी, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो इसका आंसर जो होगा सी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें 11 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी गिव डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखिए ये एनिलीन है, ये सभी के सभी यहाँ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन देने वाले हैं। 12 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रेजेंट इन सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ से देखिए क्लोरोबेंजीन और नाइट्राइल बेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता है, यहाँ से आइडोबेंजीन नहीं बनता है सैंडमेयर रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ फॉलोइंग इज टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन मतलब यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन दिखे, वो समझ जाना टर्सरी अमाइन। ये टर्सरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये भी सेकेंडरी अमाइन है, ये भी सेकेंडरी अमाइन है ना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है। सम अमाइंस पॉसेस हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बिल्कुल है। सम अमाइंस पॉसेस हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ सर करेक्ट है। सम अमाइन ने सारे अमाइन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बाकी ये स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। और डाइथाइल ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर बी आंसर करेक्ट आंसर होगा।
15 क्वेश्चन विच आर फॉलोइंग अमाइन गिव अल्कोहल और फिनॉल बाय रिएक्शन, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो एनिलीन जो होता है ना, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है, बट यहाँ पर ये नहीं, तो ये यहाँ से इससे कराएंगे तो वहाँ से अल्कोहल देगा, इथेनॉल यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा ना। ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो जैसा उतने ही कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट जो अपना चैप्टर है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का, चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल, है ना। इसमें क्या दिया, पहला जो क्वेश्चन, विच कंपाउंड फॉर्म फॉलोइंग डाइसेक्राइड। इसमें से डाइसेक्राइड कौन है, डाइसेक्राइड के आपने 3 एग्जाम्पल सुना हो, सुक्रोज, माल्टोज एंड ग्लैक्टोज, है ना। तो ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी है, माल्टोज आपका जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टोटल 4 कार्बन एटम एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो 4 कार्बन एटम हो और एक एल्डिहाइड ग्रुप हो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डो टेट्रोज बोलते हैं ना। एल्डो मतलब एल्डिहाइड और टेट्रा मतलब 4 कार्बन है। थर्ड का जो है, विच शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, है ना। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बाकी सब रिड्यूसिंग है क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट होता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन दिस। यहाँ पर आपका दो यूज हुए हैं, दैट मीन्स ये डाई पेप्टाइड यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है। क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच बीटा प्लीटेड सीट शेप, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एंजाइम आर कार्बोहाइड्रेट, enzymes are not obtained by end of reaction, enzyme are often change in following, enzyme obtained by from। ये इसका आंसर आप लोग ट्राई करिए, बताइए क्या इसका आंसर होगा, कमेंट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कीड़ा जो होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं ना। बोला कौन सा, पानी में इनसॉल्युबल मतलब वाटर में इनसॉल्युबल है, तो विटामिन कौन सा आ जाएगा आपका, ए। इसके अलावा 8 में विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोला है। तो डीएनए में एजीसीटी होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ए एंड टी ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एसीआर प्यूरिन बेस होते हैं, एंड टी एंड यू जो होते हैं पायरिडीन बेस होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, चेक करके क्या आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, बाय विच लिंकेज टू मोनोसेक्राइड आर ज्वाइन। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर बोला जाता है ना। नेक्स्ट है 10, विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट आर प्रेजेंट इन अल्फा लैक्टोज। इसके हाइड्रोलिसिस से बीटा डी ग्लैक्टोज बनता है एंड बीटा डी ग्लूकोज। इसका आंसर जो आएगा आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमने 10 चैप्टर के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, और आपने जो भी एमसीक्यू बनाया इसको भी जो वीडियो हमने डिस्कस किया है, जो भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किया है, तो टाइम निकाल के इन एमसीक्यू को भी आप देख के जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या सेम कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको मोस्ट पॉइंट एमसीक्यू के रिगार्डिंग कौन कौन से हैं वो भी आपका आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।